एक डीएम साहिबा अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं बाहर जा रही होती हैं। तभी थोड़ी दूर आगे निकलने पर जंगल में उनकी गाड़ी अचानक पंचर हो जाती है। वहाँ दूर दूर तक कोई भी पंचर वाला नहीं होता। अब मैडम कहने लगती हैं कि अब कैसे काम होगा, तुम्हारे साथ तो स्टपनी भी नहीं है, अब काम कैसे करोगे, कैसे यहाँ पर पंचर लगेगा। फिर ड्राइवर कहता है कि मैडम जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चलती फिरती पंचर की बहुत सारी दुकान हैं, उनमें से एक व्यक्ति का मेरे पास नंबर है, मैं उसे बुला लेता हूं, वो यहीं आकर 10 मिनट में हमारा पंचर लगा देगा। दोस्तों उसके बाद में वो फ़ोन करता है और फ़ोन करने के 10 मिनट बाद ही वहां पर एक बंदा आ जाता है जो मोटरसाइकिल के पीछे एक रेहड़ी टाइप उसने एक गाड़ी बना रखी थी, उसमें अपने पंचर का पूरा सिस्टम लगा रखा था। दोस्तों जैसे ही वहाँ पर आता है, मैडम उसकी तरफ देखती है और वो मैडम की तरफ देखता है तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा उनका क्या रिश्ता था, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, गढ़वाल के उत्तरकाशी के एक देहाती बस्ती की ये हकीकत की कहानी है। यहाँ पर सरिता नाम की एक लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, एक शादी समारोह में जाती है। वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम सौरभ होता है, वो भी देखने में ठीक ठाक लगता है। दोस्तों दोनों शादी में मिल जाते हैं और शादी में दोनों की आपस में बातचीत होने लगती है। बातचीत उनकी इस तरह से आगे बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे को अपना अपना नंबर शेयर कर देते हैं। दोस्तों नंबर शेयर करने के बाद दोनों की घर जाने के बाद व्हाट्सएप पर चैटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपस में फ़ोन पर बातचीतें स्टार्ट हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और इस तरह से एक दूसरे के साथ नज़दीकियों में आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले यहाँ पर उन्हें मना कर देते हैं। फिर ये दोनों कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं। 2010 में इनका प्रेम विवाह होता है। उसके बाद जब घर वालों को लगता है कि इन्होंने तो प्रेम विवाह कर लिया है, हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, फिर घर वाले दोनों के दोनों रजामंद हो जाते हैं और फिर इनका जो रीति रिवाज होती है उसके हिसाब से विवाह करा दिया जाता है। दोस्तों विवाह हो जाता है, दुल्हन अपने ससुराल में पहुँच जाती है, सौरभ के घर में रहने लगती है। सौरभ इतना ज़्यादा धनी नहीं होता, इधर जो सरिता होती है वो बहुत ज़्यादा धनी होती है, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों धीरे धीरे उनका कामकाज चलने लगता है, लेकिन सरिता यहाँ पर सौरभ से कह रही थी मैं पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ और आपको मेरी इसमें मदद करनी होगी। दोस्तों 2 साल तक ये आपस में इस तरह से बातचीत करते हैं और 2 साल के बाद यहाँ पर जो सरिता है वो पढ़ाई तो करती रहती है, लेकिन 2 साल के बाद अचानक ही इनके बीच में कुछ ऐसा होता है, दोनों के बीच में अनबन होने लगती है और यहाँ पर जो सौरभ होता है वो कहने लगता है कि तुम बस पढ़ लिख ली, अब अपने घर पर रहो, मैं तुम्हें अब आगे नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि तुम्हें घर का ही काम करना है, तुम्हें कुछ भी आगे नहीं बनना। दोस्तों सरिता यहाँ पर नाराज़ होती है, कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं डीएम बनना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करूँगी, मैं घर का कामकाज नहीं कर सकती। दोस्तों दोनों के बीच में इस तरह से झड़प हो जाती है। यहाँ पर जो सरिता होती है अपने घर अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में पहुँच जाती है। जो सरिता की माँ होती है सरिता से कहने लगती है कि मैं तेरे से पहले ही कह रही थी कि ये परिवार तेरे लायक नहीं है, लेकिन तू मानी नहीं और तूने वहाँ जाकर शादी कर ली, अब तू क्या करेगी। तो यहाँ पर माँ भी उसे उकसा देती है और माँ के उकसाने के बाद वो वहाँ पर जो तलाक के पेपर है उन्हें कोर्ट में दायर कर देती है। दोस्तों लगातार 2 साल तक इनका केस चलता है और साल 2014 में ही इनका तलाक हो जाता है। दोस्तों तलाक होने के बाद यहाँ पर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है और मेहनत करके ये डीएम बन जाती है। इधर जो सौरभ होता है यहाँ पर इससे जो दान दहेज सरिता से लिया गया था उसकी अवज में से काफ़ी सारा पैसा देना होता है और पैसों की बदौलत इसकी जो ज़मीन जायदाद होती है वो भी बिक जाती है और जो इसके बूढ़े माता पिता होते हैं सदमे में आकर अपनी जान दे देते हैं।
दोस्तों यहाँ पर सौरभ अकेला रह जाता है। अब वो करे तो क्या करे, अब उसके खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। अब वो अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई मैं क्या करूं यार, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मेरी पंचर की दुकान है और तू एक चलती फिरती पंचर की दुकान बना ले, जिससे हर जगह तू पहुँच सकता है और हर जगह तू वहाँ पर पंचर लगा कर अपना गुजारा कर सकता है। दोस्तों वो ऐसा ही करता है, एक मोटरसाइकिल लेता है, उसके पीछे एक रेडा फिट कराता है, उसमें पंचर का सारा सामान रखता है और उसके पीछे नंबर लिख देता है। आने जाने वाले ट्रक वाले, बस वाले, जो भी राहगीर होते हैं वो सब इसके पास फ़ोन कर लिया करते जब भी किसी को ज़रूरत होती है। इसका एरिया 20 किलोमीटर का होता है। इस 20 किलोमीटर के एरिया में ये पंचर लगाने लगता है। दोस्तों जब यहाँ पर डीएम साहब अपनी गाड़ी से बाहर जा रही थी तो डीएम साहब की गाड़ी भी पंचर हो जाती है और पंचर लगाने के लिए जो डीएम का ड्राइवर होता है इसी व्यक्ति सौरभ को बुलाता है। जब सौरभ पंचर लगाने के लिए अपनी रेहड़ी को लेकर वहां पर पहुंचता है तो सामने डीएम साहब, जो इसकी तलाकशुदा पत्नी होती हैं, वो अपने पति सौरभ को देखती हैं जिसके साथ इसका तलाक हो चुका होता है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचने लगती हैं कि इसके साथ में आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। उसके बाद वो पंचर लगा देता है। मैडम उससे पूछने लगती हैं कि तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे हुआ, तुम ऐसी हालत में कैसे पहुँच गए। तो वो कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ पर मैडम उसे पैसे देने लगती है तो वो मना करता है और कहता है कि मैडम मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर हो सके तो कभी हमारी मदद कर देना। दोस्तों उसके बाद मैडम एक लिफाफा लेकर आती है और लिफाफे में कुछ पैसे रखती है और एक उसमें कागज़ लिख कर रखती है, उसे दे देती है कि इसे अपने घर जाकर खोलना। दोस्तों यहाँ पर जो पंचर वाला होता है सौरभ, उस लिफाफे को लेकर अपने घर पहुँच जाता। रात को करीब 8 बजे वो अपने घर पहुँचता है। घर में वो अकेला ही होता है। इधर जो मैडम होती है वो अपने कमरे पर पहुँच जाती है, वो भी वहाँ पर अकेली होती है। सौरभ जब लिफाफे को खोलता है तो उसके अंदर 5000 रुपये मिलते हैं और उसमें एक पर्ची लिखी होती है कि सौरभ तुम इस नंबर पर मुझसे बातचीत कर सकते हो। फिर सौरभ उस नंबर पर फ़ोन मिलाता है तो यहाँ पर सरिता उससे कहने लगती है कि सौरभ तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे हुआ, तुम पंचर वाले कैसे बन गए। तो सौरभ कहता है कि मैडम मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है, आपके जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ मेरा मानो छीनी गया, मेरे माता पिता की मौत हो जाती है और मेरा जो घर परिवार था वो बिल्कुल बिखर जाता है, मेरे पास कुछ नहीं रहता। जो ज़मीन का एक टुकड़ा होता है वो भी बिक जाता है, क्योंकि जो दहेज का पैसा हमने लिया था वो पैसा भी आपको वापस करना होता है। दोस्तों यहाँ पर मैडम भी बैठकर सोचने लगती है और यहाँ पर जो सौरभ होता है कि ज़्यादा बात तो मैं फ़ोन पर आपको नहीं बता सकता, अगर आपको ज़्यादा बात करनी है तो ये मैं फ़लाने दिन इस होटल में आपसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सरिता भी कहती है कि ठीक है, मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों दोनों दिए हुए वक्त के अनुसार होटल पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जब दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। सरिता यहां पर सौरभ को देखकर कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सौरभ यहां पर कहने लगता है कि मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने जो आपको पहचाना नहीं। दोस्तों दोनों अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं। एहसास करने के बाद दोनों आपस में बैठकर खाना खाते हैं। जो ये गलती का एहसास इतने दिन के बाद कर रहे थे, अगर ये पहले ही इस गलती का एहसास कर लेते तो इनका तलाक नहीं होता। दोस्तों अब तलाक के बाद ये दोबारा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। दोनों के मन यहाँ पर इस तरह से लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरिता होती है सौरभ को देखकर पूछने लगती है कि क्या तुमने शादी की। तो यहाँ पर सौरभ मना कर देता है कि मुझ जैसे व्यक्ति से कौन शादी करेगा। यहाँ पर सौरभ भी सरिता से पूछता है क्या तुमने शादी की। तो यहाँ पर सरिता भी मना कर देती है कि नहीं नहीं, अभी तो मैंने शादी नहीं की। दोस्तों उसके बाद ये दोनों रात भर एक कमरे के अंदर रुकते हैं और अगले ही दिन दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जो यहाँ पर सौरभ होता है वो यहाँ पर डीएम हाउस में रहने लगता है और जो सौरभ का पिंचर का काम होता है उसे मैडम छुड़वा देती है और उससे कहती है कि कभी जब भी अगर मुझे बाहर जाना पड़े तो मेरे साथ ही तुम चल दिया करना। दोस्तों उसके बाद इनका जीवन इतने आराम से कटता है, इतने अच्छे से कटता है, इनका जीवन मानो धन्य हो जाता है। दोस्तों कुछ गलत फैमिलियों की वजह से इस तरह से परिवार बिगड़ जाते हैं। कुछ आपस में जो क्रोध होता है वो क्रोध उस समय पे इतना ज़्यादा होता है, एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। दोस्तों अगर सोच समझकर बड़ी आराम से काम किया जाए तो ये रिश्ते वहीं पर बन सकते हैं, रिश्ते ना टूटें। तो दोस्तों हम तो यही चाहते हैं, इस कहानी से बहुत ज़्यादा लोगों को सीख लेनी चाहिए और उन लोगों को खासकर सीख लेनी चाहिए जो लोग इस तरह के मूड पर खड़े हुए हैं। दोस्तों
तलाक लेकर अलग हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। उन कारणों पर विचार करें जिन कारणों से आपकी लड़ाई हो रही है, जिन कारणों से आपके बीच में खटास है। अगर उन कारणों को आप लोग जान जाते हो तो आपका जीवन अच्छे से कटने लगेगा और आपके रिश्ते ज्यों के त्यों बने रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद,